मार्केटिंग में। फर्स्ट क्या है, असेंबल करना, फिर ग्रेडिंग करना, आफ्टर ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग करना, पैकेजिंग के बाद स्टोरिंग करना, देन ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन रूरल एरिया से हम लाएंगे अर्बन एरियाज में और फिर वहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। So it is a process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural categories across the country. Grading क्या चीज है कि क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग उसको ग्रेड करना, तो ये सारा कुछ आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही पार्ट है। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो फॉल्टी वेइंग है, सही तरह से जो आउटपुट है उसका वेट नहीं किया जाता हमारे फार्मर के आउटपुट का, और उसकी वजह से उसको लॉस होता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। फिर मार्केट प्राइस का, मार्केट जो आपका कमोडिटी है उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है वो हमारे फार्मर को नहीं पता था। ये जो प्रॉब्लम्स हमारे फार्मर्स ने फेस की, जो गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेटेड मंडीज खोली है, उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, बिकॉज आवर फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स। तो ये एजेंट्स क्या करते थे, फॉल्टी वेइंग करते थे, फिर मार्केट प्राइस के बारे में हमारे फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा फार्मर जिस पर भी एजेंट चाहता उस पे उसको सेल कर देता था। देन स्टोरेज फैसिलिटी की कमी की वजह से, जो आपके कह लीजिए कोल्ड स्टोरेज है वो नहीं होने की वजह से, या प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से क्रॉप स्पॉइल हो जाती थी, जिससे उनको सही प्राइस नहीं मिलता हमारे फार्मर को। देन ये प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरमीडियरीज हमारे फार्मर्स को उनकी क्रॉप का एक्चुअल प्राइस मिलने नहीं देते। ये वर्क करते हैं as agents, they purchase crop as low price, output at low price and sell them at high price in urban areas। क्योंकि हमारे फार्मर के पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो वो मजबूर था कि इनको अपना सामान बेचे। और प्रॉब्लम क्यों था, क्यों इनके ऊपर डिपेंडेंस थी? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उतनी उपलब्ध नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, या कहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से डिपेंडेंस थी इन इंटरमीडियरीज के ऊपर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, भाई ट्रांसपोर्टेशन इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्टोरेज भी आ जाता है, उसकी कमी की वजह से आपका जो क्रॉप है वो स्पॉइल हो जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही नहीं है, रोड सही नहीं है, तो मार्केट तक नहीं ले जा सकता, मजबूरी है इन इंटरमीडियरीज को सेल करना अपने क्रॉप को फार्मर। So these are the problems which are faced by our farmers. Now government has taken a lot of steps for improving the agricultural marketing system. Now what steps government has taken? आपकी गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज ओपन कर दी गई हैं, और आपका दूरदर्शन के थ्रू ये जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज हैं वहां पर क्रॉप के प्राइसेस डिस्प्ले किए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं। इवन आपकी ये जो मंडीज हैं इनमें भी वो रेट्स डिस्प्लेड होते हैं, लेकिन अगर कोई वहां तक नहीं पहुंचा तो वो दूरदर्शन के थ्रू वो प्राइसेस पता कर सकता है। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स एंड कोल्ड स्टोरेज, इन सब का डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने, ताकि प्रॉपर जो प्राइस है हमारा फार्मर अपने क्रॉप का पा सके। देन कोऑपरेटिव मार्केटिंग, दैट आल्सो हैज बीन फोकस्ड, लोगों ने आपस में मिलकर ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का मार्केटिंग का प्रोविजन किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एमएसपी, बफर स्टॉक एंड पीडीएस, इस पर फोकस किया है। नाउ माय रिक्वेस्ट इज दैट काइंडली tell one by one what are these three: MSP, buffer stock and PDS. What is MSP? बहुत कॉमन चीज है, हम पीछे भी कई बार पढ़ चुके हैं, so I am not going to tell you, I just wish to know from you only.
What is minimum support price? Ma'am, it is the minimum price which the government pays to the farmers if they don't get sufficient amount of money from the Someone market. else in a more refined way, please. Price fixed by the government before harvesting or growing crops. Yes, that is to safeguard the farmer from any kind of uncertainty. आपको पता है ना, एग्रीकल्चर में आउटपुट ज्यादा हो जाए तो प्राइस फॉल हो जाती है, तो हमारे फार्मर को फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। गवर्नमेंट इसलिए एमएसपी डिक्लेयर करती है कि इन केस क्रॉप ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट उसको परचेज करके बफर स्टॉक्स के लिए रख लेगी। ठीक है पवन? पवन Yes, शर्मा, ma'am. डू यू Yes, नो ma'am. व्हाट इज बफर स्टॉक? क्या होता है बफर स्टॉक? No, ma'am. साजिया? साजिया? Am I audible, साजिया? Yes, ma'am. बताइए बफर स्टॉक क्या होता है साजिया? Ma'am, buffer stock is a system now. हाँ ठीक है। For what purpose it is maintained? Ma'am, it actually buys and stores stocks at times of harvest. Objective, what is the objective of maintaining buffer stock? Ma'am, to prevent prices from falling. Samriddhi is there in the class. Samriddhi? Yes, ma'am. बताइए buffer stock. स्टॉक जो गवर्नमेंट अगर प्राइस देता है तो उसके हिसाब से सिक्योरिटी के लिए। Your voice is cracking, Samriddhi. Suyash is there. Yes, ma'am. बताइए सुयश। What is buffer stock? Nitin? Yes, ma'am. बताइए about the buffer stock. Many are having much confusions, so make them clear what is buffer stock. Buffer stock is nothing but, ma'am, these are the stock which are formed by government, and it includes the farm products and crops. And the main objective of government for making the buffer stocks are two. First of all, to properly utilize the total output of the country from the farmers, and second is to use the stock in case of any emergency like a disaster or any natural calamities, and for other purposes as well, such as ration shop. Buffer stock is maintained for two purposes. One is to use during any calamity, and second one to distribute from fair price shops. That is to ensure food security to the people. And for that purpose, these food grains are purchased from the farmers. Now it is clear? Pawan? Yes, ma'am. बफर स्टॉक जो है सरकार बनाती है इसलिए ताकि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आपका क्रॉप फेलियर हो जाए, तो जिस एरिया में क्रॉप फेलियर होगा वहां से बफर स्टॉक के थ्रू फूड ग्रेन रिलीज कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज करेंगे। पहला काम। दूसरा काम, लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना कि कोई आदमी भूखा ना सोए। सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि अगर कोई आदमी खरीद कर पाने में सक्षम नहीं है तो सरकार उसको जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। ठीक है? So this buffer stock is maintained for the purpose of PDS as well as for calamity. दो purposes हैं।
क्लियर हुआ? दूसरा पर्पस हो सकता है कि क्या बोल- जो अपना बफर स्टॉक्स है उनको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में थे तो हम लोग अमेरिका से जो अपना वीट था और फूड ग्रेन्स था वो इंपोर्ट किया करते थे। नहीं, बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड फॉर कंट्री इटसेल्फ। बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड फॉर कंट्री इटसेल्फ। एक्सपोर्ट वाला वो ग्रेन अलग रहता है, उसका क्वालिटी इंश्योर करना पड़ता है। बट मैम आज की तारीख में देखा जाए तो शुगर हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब का सरप्लस ही तो है। सरप्लस है, बट जो आपका बफर स्टॉक है वो एक्सपोर्ट के पर्पस से नहीं मेंटेन किया जाता है। दैट इज फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ कंट्री ओनली। ठीक है ना? नहीं मैम, वही मैंने एक बार मतलब देखा था ऐसे ही जनरली कि जो हमारा वीट और राइस का जो आज की तारीख में बफर स्टॉक है वो लैक्स ऑफ टन्स में चला गया और इतना यूटिलाइज हो नहीं रहा है। तो अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कंट्री में सबके पेट भरे हुए हैं। एम आई रॉन्ग? नो मैम। Improper distribution is a result of that improper utilization of that buffer stock. कितना टन अनाज, कितना लाख टन अनाज हमारा बर्बाद हो जाता है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी की कमी की वजह से, और कितने लाखों लोग भूखे हैं। दैट इज इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? नाउ इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम क्या हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग हो प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स को, जिससे हमारे फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो। ऑब्वियसली if the farmer is getting high price in open market, it is not compulsory for the farmer to sell the crop to government. तब वो ओपन मार्केट में सेल कर सकता है और उससे हमारे फार्मर की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। और इस तरह से आपकी कुछ ये देखिए, कुछ मंडीज के नाम दिए हुए हैं। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में एक अपनी मंडी करके चलता है। देन पुणे में एक हदसपार मंडी है। ये सारे आपकी बुक में नेम्स दिए हुए हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक मार्केट है रायथू बाजार इन आंध्र प्रदेश। सो मैच द फॉलोइंग में मिल सकता है कि अपनी मंडी कहाँ वर्क कर रहा है, रायतू बाजार में क्या बिक रहा है या कहाँ काम कर रहा है। इसी तरह से उजावर संडीज तमिलनाडु में है, ये फार्मर्स का मार्केट है जो डायरेक्टली फार्मर्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे जो एमएनसीज हैं वो फार्मर्स को, इसी पर फार्म बिल को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है कि उनका कहना ये है कि एमएनसीज को फार्मर्स को हैंडओवर कर देंगे और धीरे धीरे हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड खो देंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे आपका लेज है तो लेज के जो चिप्स हैं उनकी क्वालिटी बेटर हो, उसके लिए लेज कंपनी वाले क्या करते हैं कि फार्मर्स से कांटेक्ट करते हैं, सीड भी उनको प्रोवाइड करते हैं और उनकी डिजायर्ड क्वालिटी का वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। दिस मे बी वन वे ऑफ इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द फार्मर, बट some people are saying that this method is exploitative. ठीक है? I don't know how. क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बुराई यहाँ हो सकती है कि इनपुट प्रोवाइड किया एमएनसी ने और अगर क्रॉप फेल हो गई तो हमारे फार्मर को उसको रिटर्न करना पड़ेगा, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द फार्मर विल गेट द मनी। ठीक है? सो दिस वाज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स क्या है और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, देन अल्टरनेटिव चैनल्स क्या क्या है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर का मूल मित्र। हाँ, अभी आपने कौन से रिफॉर्म की बात की? एमएनसी के कुछ कि वो ये फार्म बिल जो आया है इस पे कुछ है कि एमएनसीज लोगों से मतलब फोर्सफुली काम करा रही हैं और फिर उनकी लैंड उनको चली जाए, कुछ ऐसा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। नहीं मैम, हाँ उसके अंदर मुझे भी कल ही क्लैरिटी हुई। इसके अंदर एक्चुअली है ये कि लोगों का कहना है कि फार्मर्स ऑलरेडी मतलब इलिटरेट है और एमएनसीज के पास ऐसे ऐसे अकाउंटेंट्स और इकोनॉमिस्ट होते हैं कि वो फर्दर प्राइस को जज कर लेते हैं, क्योंकि बिल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 20 रुपए का क्रॉप आज की तारीख में तुम लोगों ने फिक्स किया है और 5 साल बाद पेमेंट हो रहा है, फिर 1 साल बाद पेमेंट हो रहा है और प्राइस बढ़ या घट गई,
तो उसका कुछ नहीं होगा, जो हाँ। फिक्स प्राइस होगी उसी के अंदर डीलिंग होगी। तो अब कंपनी वाले क्या करेंगे, वो इकोनॉमिस्ट को बोलेंगे कि कोई ऐसा टाइम पीरियड निकालो जिसके अंदर अपकमिंग टाइम में जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, इससे हमें फायदा हो जाएगा। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैंने एक्चुअली फार्म बिल पढ़ा नहीं है मित्र, तो बहुत डिटेल्ड मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है एंड स्टिल पीपल आर फाइटिंग, तो मे बी कुछ होगा जरूर, इसलिए लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग मेथड है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होके कुछ हम फार्मिंग मेथड में चेंज करें, कुछ अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज करें, जिससे हमारे फार्मर की इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस दिख रही हैं, कुछ हमें ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉमीग्रेनेट दिख रहा है, इधर आपका लाइव स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा चेंज है, उसके बारे में है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्जैक्टली क्या नीड है फॉर डाइवर्सिफिकेशन? एक्सक्लूसिवली फार्मिंग पर हम डिपेंड करेंगे, मान लीजिए फार्मिंग फेल हो गई, तो हमारे फार्मर को इनकम कहाँ से मिलेगी? इसलिए अगर हम अदर देन नॉन फार्म एक्टिविटी कुछ करते हैं तो इनकम की श्योरिटी हो सकती है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि ग्रेटर रिस्क है अगर एक्सक्लूसिवली हम फार्मिंग पर डिपेंड करें। देन टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वही बात कि अगर फार्मिंग फेल होती है तो हमारा खाने का कहाँ से जरिया हो, उसके लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज होंगी तो बेटर रहेगा। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनको भी बेटर पेमेंट मिल पाए उनके काम का। ट्रेडिशनल में क्योंकि बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं होगा तो उनको वेजेस भी कम मिलेंगे, और यहाँ पर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वो कर पाएंगे अपने लिए अगर अदर देन एग्रीकल्चर वो करते हैं तो। देन टू हेल्प रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी। अब हमारा सब्सिस्टेंस फार्मर वो है जिसके पास सरप्लस नहीं है, अगर वो कोई अदर देन फार्मिंग एक्टिविटी करेगा या क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ चेंज करेगा तो वो अपनी इनकम को बढ़ा पाएगा, जिससे पॉवर्टी कम हो पाएगी। दैट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। Then to overcome the problem of disguised unemployment in agriculture sector, this is the core of all the activities. क्योंकि disguised unemployment क्यों है हमारे एग्रीकल्चर में, all of you are well aware, बताइए क्यों है, what is the reason? पवन? यस मैम। छिपी हुई बेरोजगारी क्यों है कृषि में? मैम उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं किसी को, इसीलिए। किसके बारे में जानकारी नहीं है? कृषि के बारे में ज्यादा टेक्निकल पता नहीं है किसी को ज्यादा। Others please tell me why disguised unemployment is there in agriculture sector. Simple one sentence answer is there. बताइए आर्या। Ma'am, because employment of more than means employment of people that is more than required. Anyone else? मैम जो रूरल एरियाज में जो मतलब कैंडिडेट्स है या फिर जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा और कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, और अगर है भी तो उस चीज Main cause is that there is lack of alternative employment opportunity. So people are engaged in their traditional farms. अब उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि कोई फार्मर है, अगर उसका बेटा कोई आप मान लीजिए वो एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर देता है या वो कोई दूसरा काम शुरू कर देता है अदर देन दी एग्रीकल्चरल वर्क, तो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम अदर देन फार्मिंग आ जाएगा ना। ठीक है, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी जब वो कोई ऐसा प्रोडक्टिव वर्क करना चालू कर देगा अदर देन द एग्रीकल्चर, तो उसको वहां पर हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर पाएंगे, इसलिए जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन। Now we can divide this diversification into two aspects. One is change in cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न में हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग से चेंज करके हम कमर्शियल फार्मिंग में आ जाएं अगर, ठीक है, जहां पर
कैश क्रॉप्स ग्रो करें तो ज्यादा इनकम मिलेगी. एंड अदर वन इज मल्टी क्रॉपिंग. मल्टी क्रॉपिंग में मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सिंगल पीस ऑफ लैंड. आप सरसों और गेहूं एक साथ उगा लो. जो बच्चे फार्मर फैमिली से हैं, जो रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं, देखा होगा सरसों और गेहूं एक साथ उगता है. या आप साल में एक से ज्यादा फसलें उगा लीजिए, रबी खरीफ हो जाए. 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. दिस इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग. तो क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम चेंज करें तो उससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. एक पार्ट तो ये हो गया. एंड दूसरा है चेंज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. वही हम फार्मिंग छोड़ के दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं, विच आर बेस्ड ऑन द लैंड इटसेल्फ. अब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. फर्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री, देन सेकंड इज फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड अदर ऑप्शन. जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वन ओनली. ठीक है. सो हम डाइवर्सिफिकेशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करके और दूसरा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में चेंज करके. है एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज ही, ठीक है, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. जो एग्रीकल्चर मींस लैंड पर बेस्ड एक्टिविटीज हैं, दे कम इन दी प्राइमरी एक्टिविटी ओनली. हम लोगों ने बांटा है ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो प्राइमरी एक्टिविटी में आपकी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैं. अदर देन दी एग्रीकल्चर, लैंड पर बेस्ड जो एक्टिविटीज होंगी, दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. तो उसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, फिशरीज आ जाता है, हॉर्टिकल्चर एंड अदर ऑप्शंस आल्सो. ठीक है. नाउ वी शैल टेक अप वन बाय वन. क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज क्या है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करें. फूड ग्रेन से कैश क्रॉप्स की तरफ जाएं. कॉटन, जूट, टी, कॉफी, ये सारी हमारी कैश क्रॉप्स हैं. हमको अच्छा प्राइस मिलता है और उससे हमारे फार्मर की इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है. देन सिंगल, हाँ बोलिए मैम. ये जो मेथड्स है, मतलब जो हो गया मल्टी क्रॉपिंग वगैरह वगैरह हो गया, इससे प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हो रही है? क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये थी कि भाई फार्मर पूरी की पूरी तरीके से या तो रेनफॉल पे डिपेंड होता था, उसकी वजह से भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी. ये सारी प्रॉब्लम थी. अब ये सारी सॉल्व कहाँ हो रही है इन सब मेथड्स के थ्रू? बात तो अभी वही रहेगी ना. बात ये है मितन कि अभी आप देखो तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो घटता जा रहा है. प्रॉब्लम यहाँ है ना. इनकम तो ग्रो कर सकती है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर का जब तक वहाँ कंट्रीब्यूशन लो होगा तो हमारे फार्मर की ग्रोथ नहीं होगी. समस्या यहाँ है. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हार्डली 14 to 18% के आसपास है, लेकिन फिर भी हमारा ये फार्मर ये सारे काम कर रहा है. वो एक ही क्रॉप नहीं ग्रो करता है. दे ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर इनकम. ठीक है. फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में आ गए और इससे जो प्राइस फ्लक्चुएशन से रिस्क है वो मिनिमाइज करने में उनको हेल्प मिली. भाई पावर्टी को हम कम कर पाए, कारण क्या है, पावर्टी ज्यादा थी एग्रीकल्चर सेक्टर में. दो देयर इज स्टिल 21%, 22%, 21.9 आई थिंक इट इज, 22% पीपल आर पुअर, लेकिन फिर भी पावर्टी को कम कर लाए हैं ना. तो वो इसी क्रॉपिंग पैटर्न का और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का ही फायदा. Then need for diversification of productive activities. जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनकी जरूरत क्यों है, वो बता दिया. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कम करने के लिए टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर. भाई आउटपुट कम है, लोग ज्यादा लगे हैं, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. उस ओवर क्राउडिंग को हमको कम करना है, इसलिए हम अदर देन दी फार्म एक्टिविटीज करें. और प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है वो कम है. फार्म्स की जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की, तो आप पीछे ही पड़ चुके हो कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम में लो प्रोडक्टिविटी है. एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज हमारे यहाँ फार्म आउटपुट कम है. तो उस लो प्रोडक्टिविटी की कमी की वजह से, प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे लोगों को नॉन फार्म एक्टिविटीज
करने की आवश्यकता है एंड टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। भाई आपका रेन पर डिपेंडेंस है, रेन फेल हुई, क्रॉप फेल हो जाएगी तो काम कहाँ से चलेगा। इसलिए अगर आप नॉन फार्म एक्टिविटीज करते हो तो एक आपके पास सस्टेनेबल लाइवलीहुड अवेलेबल रहेगा। ठीक है, one by one animal husbandry. I think I should stop here only. यहाँ stop कर दूं या आगे continue करूं? I think some of the students have to go to school.